हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं पूरे वीक का करंट अफेयर्स। तो वीकली करंट अफेयर्स में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 1 मई से लेके 7 मई तक का करंट अफेयर। ठीक है, तो जितनी भी 1 मई से 7 मई के बीच में जितनी भी इंटरनेशनल खबरें हैं और जो नेशनल खबरें हैं, या फिर स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरें हैं, अपॉइंटमेंट से जुड़ी खबरें हैं, अवार्ड से जुड़ी खबरें हैं, इन सबको इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, है ना। क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से यही जो सारे सेक्शन होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट वगैरह, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और यही से मोस्ट प्रोबब्ली क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। चाइना, है ना, बहुत चर्चा में रहता है, पावर सेंटर बन गया है ना। तो चाइना ने अभी एक और अपना मून मिशन लॉन्च किया है ना, और इसका नाम है चांगी ल्यूनर प्रोब। चांगी लूनर प्रोब। ठीक है। अब चाइना का क्या है कि बहुत बार, 2 बार ये लैंड कर चुका है एकदम आपकी। एक तो अर्थ साइड पे, अर्थ पे जो मून है ना, उसकी 2 साइड्स होती है। एक तो जो अर्थ को फेस करती है, और उसको क्या कहते हैं, है ना, नियर साइड कहते हैं। और जो एक अर्थ को फेस नहीं करती है, अर्थ के पीछे रहती है ना, उसको हम फार साइड बोलते हैं। तो फ्रंट साइड पे और फार साइड दोनों पे ही चाइना जो है लैंड कर चुका है। तो चाइना के लिए अब जो मून मिशन है ना, वो कोई नई मतलब खोज या नई डिस्कवरी या कोई नया मिशन नहीं रहा, है ना। चाइना करते रहता है। तो इन्होंने अभी हाल ही में एक और लॉन्च किया है जिसका नाम चांगी 6 है। इसके साथ इंटरेस्टिंग बात ये है कि पाकिस्तान ने अपना पहला सोलर मिशन भेजा है इसी के साथ में। एक्चुअली कोई मिशन नहीं है, एक छोटा सा सैटेलाइट है ना, जो भेजा गया है और जो मून की सरफेस पे रहेगा और मून के चारों ओर सराउंड करेगा। और इसके साथ मतलब बस एक नाम मात्र की चीज है कि भाई पाकिस्तान ने भी भाई मून पर, है ना, मून की तरफ कदम बढ़ा दिया है। तो क्या नाम है इस पाकिस्तान के इस मून प्रोब का, है ना, जो कि जा रहा है ना, मून पे और मून को सराउंड करने। तो इसका नाम है IQ-Q मिशन। IQ-Q मिशन। तो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है आप लोगों से कि भाई जो पाकिस्तान है जिसने भी हाल ही में अपना मून मिशन भेजा है, उस मून मिशन का क्या नाम है। तो आपका आंसर होगा IQ-Q मिशन। ये पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चाओं में रहा IQ-Q मिशन क्या है। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, है ना, कि भाई पाकिस्तान का मून मिशन है, इंडिया का सोलर मिशन है, या इंडिया का मार्स मिशन है, चाइना का, है ना, जुपिटर मिशन है। कुछ भी दे दिया होगा, इनमें से एक आंसर आपको चूज करना होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? पाकिस्तान का मून मिशन है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको IQ-Q मिशन। ठीक है, चलिए। सोलोमन आइसलैंड, ठीक है, छोटा सा एक आइलैंड बेस्ड कंट्री है ना। कहाँ पे है? अगर आपने वर्ल्ड मैप को ध्यान से देखा हो कभी, तो ये देखो आपको, है ना, अकेले में एक कंट्री मिलेगा जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ पे तस्मानिया मिलेगा आपको, और यहाँ पे 2 आइलैंड की न्यूजीलैंड मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कई छोटे छोटे आइलैंड हैं। ठीक है, तो इन्हीं में से एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसका नाम क्या है? सोलोमन आइलैंड। सोलोमन आइसलैंड। ठीक है, अब ये सोलोमन आइसलैंड बहुत छोटा सा देश है। मोस्ट प्रोबब्ली 5-6 लाख की आबादी यहाँ पर रहती है, और बेसिकली एग्रेरियन सोसाइटी, एग्रीकल्चर सोसाइटी है ना। तो बहुत ज़्यादा दुनिया के लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं, बट एक एस्पेक्ट में ये जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं दुनिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। अ, अगर ऐसा कहें कि दुनिया के जो ताकतवर कंट्री है, पावर कंट्री हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, है ना, स्ट्रेटजिक पोजीशन की वजह से। ठीक है, मान लो ये बहुत सारे आइलैंड हैं यहाँ पे, है ना, इंडिया ने इससे दोस्ती कर ली, इन्होंने इंडिया को एक आइलैंड दे दिया, इंडिया ने अपनी आर्मी यहाँ पे डिप्लॉयड कर दी। ठीक है, अब इंडिया की आर्मी यहाँ डिप्लॉयड हो जाएगी तो ऑस्ट्रेलिया डर के रहेगा ना यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रेटजी के तरीके से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे अभी इलेक्शन हुए, तो यहाँ पे इलेक्शन में 2 मुद्दे रहते हैं। 2 मुद्दे क्या रहते हैं कि भाई, एक तो प्रो चाइना लीडर खड़ा होता है, यानी कि जो एक ऐसा लीडर है ना जो कहता है कि हमें पावर में लेके आओ और हम चाइना के साथ अच्छे रिलेशन बनाएंगे, खूब सारा इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, खूब सारा डेवलपमेंट लेके आएंगे। ठीक है, दूसरा जो है आपका आ, दूसरे जो होते हैं प्रो यूएसए, है ना, प्रो यूएसए या प्रो वेस्ट,
है ना, लीडर्स होते हैं जो कहते हैं कि भाई हमें पावर में लेके आओ और हम क्या करेंगे, है ना, यूएसए के साथ नजदीकियां बढ़ाएंगे, वेस्टर्न पावर ब्रिटेन वगैरह के साथ नजदीकियां बढ़ाएंगे और खूब सारा इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। तो यहाँ पे इलेक्शन हुए, तो उनमें जो प्रो चाइना लीडर है उनकी जीत हो गई है और वो सोलोमन आइलैंड के क्या बन गए, है ना, नए नए प्राइम मिनिस्टर बन गए। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है जेरेमिया मनेले। ठीक है, जेरेमिया मनेले, याद रखेंगे जेरेमिया मनेले। पूछ सकता है ना, कि हाल ही में मतलब कौन व्यक्ति, है ना, सोलोमन आइलैंड का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया, तो आपका आंसर होगा जेरेमिया मेनेले। ये पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही जेरेमिया मेनेले कौन है, तो ऑप्शन बहुत सारे दे के रखे होंगे, तो आपका आंसर होगा सोलोमन आइलैंड के नए प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इंडिया नाइजीरिया लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम एग्रीमेंट। अब क्या है कि इंडिया इंडिया और बहुत सारे कंट्री क्या है कि यूएसए यूएसए जितना पावरफुल पहले हुआ करता था, ठीक है, और यूएसए का जो डॉलर है वो जितना पावरफुल हुआ करता था वो अब उतना नहीं रहा। रीजन क्या है कि आप यूएसए की दुनिया में एक्सेप्टेंस कम हुई है। ठीक है, और जब यूएसए की एक्सेप्टेंस कम हुई है तो डॉलर की भी एक्सेप्टेंस कम होगी। ठीक है, इसके साथ यूएसए पहले दुनिया को डोमिनेट करता था, सारी चीजें बनाता था, प्रोडक्शन लाइन बहुत अच्छी थी, है ना, बट क्या हुआ कि धीरे धीरे ये प्रोडक्शन लाइन भी कम होती गई, तो डॉलर क्या हुआ, कमजोर हो गया। ठीक है, तो यूएसए पे अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए और डॉलर पे अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए जो कंट्रीज है ना, वो क्या कर रही है, अपनी करेंसी को प्रमोट करने की कोशिश कर रही है कि भाई हम अपनी लोकल करेंसी में ही ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही एक एग्रीमेंट इंडिया ने किया है, किसके साथ में, एक कंट्री के साथ में, एक अफ्रीकन कंट्री के साथ में, है ना, और वो कंट्री क्या है, नाइजीरिया। नाइजीरिया के साथ किया है ना, लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम, यानी कि अब जो इंडिया नाइजीरिया, है ना, लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे। लाइक सपोज कि इंडिया मान लो बनानाज बनाता है, बनानाज पैदा करता है, BANN। ठीक है, तो नाइजीरिया को बनाना खरीदने हैं, तो अपनी जो लोकल करेंसी है, ठीक है, वो देगा। ठीक है, लोकल करेंसी दिया, बनाना ले गया। अब लोकल मान लो 100 नाइजीरियन जो रुपीज हैं वो दे दिए। ठीक है, अब इंडिया नाइजीरिया नाइजीरिया के पास ऑयल है ना, इंडिया ने अपने 100 रुपए दिए, ऑयल ले लिया। ठीक है, बाद में क्या होगा, है ना, ये अपने रुपए को और जो इनके जो नाइजीरियन रुपीज हैं इनको आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। इस तरह से क्या हो जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगा और दोनों का ट्रेड भी हो जाएगा। है ना, तो इस तरह का एक जो लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम है वो भी इंडिया ने हाल ही में साइन किया है, किसके साथ में, नाइजीरिया के साथ में। नाइजीरिया कहाँ पे है ना, नाइजीरिया की अगर हम बात करें, किस कॉन्टिनेंट में है, तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, और इसकी कैपिटल है अबूजा। नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा। तो याद रखेंगे, पूछ सकता है एग्जाम में कि हाल ही में किस कंट्री के साथ भारत ने, है ना, लोकल करेंसी, है ना, सेटलमेंट सिस्टम एग्रीमेंट साइन किया है, तो आपका आंसर होगा नाइजीरिया। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट। विक्टोरिया सी, विक्टोरिया सी, विक्टोरिया सी कौन है? अ, आपने देखा होगा कि जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, है ना, बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी। बीजेपी के लीडर कौन है? नरेंद्र मोदी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी हाल में, नरेंद्र मोदी। ठीक है, कांग्रेस के लीडर कौन है? राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी जी हैं। ठीक है, आम आदमी पार्टी के लीडर कौन है? केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल। ठीक है, तो अब मान लो कि इनकी पार्टी में कोई इंसिडेंट हुआ, मान लो बीजेपी के एक नेता रिश्वत लेते पकड़े गए, ठीक है, या कांग्रेस के एक नेता रिश्वत लेते पकड़े गए, आम आदमी पार्टी के एक नेता रिश्वत लेते पकड़े गए, है ना, तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, जवाब देना पड़ता है ना, तो हमारे यहाँ जवाब देने नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे बीजेपी से, है ना, बीजेपी से, कांग्रेस से जवाब देने, अगर कांग्रेस के लीडर ने कुछ गलत किया तो राहुल गांधी जवाब देने नहीं आएंगे, आम आदमी पार्टी ने कुछ गलत किया तो केजरीवाल जवाब देने नहीं आएंगे, है ना, इन तीनों के बिहाफ पे जवाब देने आएगा इन पार्टीज का स्पोक पर्सन। इन्होंने एक स्पोक पर्सन बना के रखा हुआ है ना, जो आएगा और जवाब देगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है पार्टी तो अपने स्पोक पर्सन को भेजती हैं, वो सारे जवाब देता है कि भाई साहब इन्होंने इतना गड़बड़ किया है और क्या कहते हैं हम इनको पार्टी से निकाल रहे हैं, इन पे ये एक्शन लेंगे, फलाना ढिमकाना, ऐसी बातें करते हैं, है ना, तो स्पोक पर्सन के थ्रू बातें करी जाती है। ऐसे ही कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज है ना, लाइक इंडिया,
पाकिस्तान, यूएसए, है ना। तो इंडिया के लीडर कौन है? नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान के कौन है? शहबाज शरीफ, है ना। और यूएसए के कौन है? जे बाइडेन। अब मान लो कि पाकिस्तान कह रहा है कि इंडिया ने हम पे अटैक कर दिया, ठीक है। और इंडिया ने कहा कि इंडिया ने हम पे पाकिस्तान ने हम पे टेररिस्ट अटैक कराया। यूएसए कह रहा है कि पाकिस्तान है ना टेररिस्ट को रखता है ना। तो अब जरूरी नहीं है कि नरेंद्र मोदी इंडिया की तरफ से जवाब देने आएंगे, है ना। इन तीनों कंट्री ने क्या बना के रखा है? एक स्पोक पर्सन बना के रखा है ना, जो पूरी कंट्री की तरफ से, पूरी सरकार की तरफ से क्या करता है? जवाब देता है ना। तो ये जो अधिकारी होता है, जो विदेश मंत्रालय के अंतर्गत रहता है, और आईएफएस ऑफिसर होता है। तो सारी कंट्री ने अपने जो है विदेश मंत्रालय में एक स्पोक पर्सन बना बना के रखा है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में, है ना। तो अभी हाल ही में जो विक्टोरिया शी है ना, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्पोक पर्सन है ना, जिसको अभी हाल ही में यूक्रेन में लॉन्च किया गया। यानी कि यूक्रेन की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है ना, उसने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना स्पोक पर्सन बना दिया, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट है, जिसका नाम क्या है? विक्टोरिया सी। तो अब ये है ना, जो है सरकार की तरफ से आके सफाई दिया करेंगी, रशिया के बारे में उल्टा सीधा बोला करेंगी, है ना। तो विक्टोरिया सी तो पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, है ना, कि हाल ही में चर्चा में रही विक्टोरिया सी कौन है ना। तो विक्टोरिया सी क्या है? एक एआई जनरेटेड स्पोक पर्सन है ना, जो क्या करेगी? ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया करेगी, है ना, यूक्रेन की फॉरेन मिनिस्ट्री के बिहाफ पे। ये पूछ सकता है ना, कि हाल ही में यूक्रेन ने जिस एआई जनरेटेड स्पोक पर्सन को, है ना, लॉन्च किया है ना, जो स्टेटमेंट है फॉरेन मिनिस्ट्री के, उनको डिलीवर करने के लिए, उसका नाम क्या है? तो आपका आंसर क्या होगा? विक्टोरिया सी होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट, ऑडिटिंग, है ना। बहुत एक डेमोक्रेसी का सबसे मैं कह सकता हूँ इसको इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। क्योंकि डेमोक्रेसी में हिसाब किताब तो चाहिए, है ना, कि भाई कितना एक्सपेंड किया, कितना स्पेंड किया, कितना खर्च किया, है ना। इस सबका हिसाब किताब तो होना चाहिए। और इस सबका हिसाब किताब की क्या कहलाता है ना भाई? ऑडिटिंग कहलाता है ना। ऑडिटिंग और क्या क्या हो सकती है? कि भाई रोड बनाया किसी ने, अधिकारियों ने बोला कि रोड बनाने में 10 करोड़ रुपए लगे, है ना। तो इस चीज की जांच करना कि क्या इस रोड को बनाने में वाकई 10 करोड़ रुपए लगे, है ना, ये भी ऑडिटिंग का हिस्सा है। तो डेमोक्रेसी में ऑडिटिंग बहुत 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 जरूरी है, ठीक है। तो अभी जो इंडिया में जो ऑडिटिंग का काम करते हैं, उनका है, नाम होता है कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया की गवर्नमेंट जो भी खर्चे करती है ना, स्टेट गवर्नमेंट जो भी खर्चे करती हैं, उन सबका क्या करता है? उन सब पे निगरानी रखता है, उनकी जांच करता है कि भाई खर्चे सही तरह से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये काम होता है इसका, ठीक है। तो अभी हाल ही में जो कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, इन्होंने एक कंट्री के कैग के साथ में, है ना, एमओयू साइन किया है कि चलो भाई मिलके क्या करते हैं, ऑडिटिंग के फील्ड में, है ना, कोलैबोरेट करते हैं और मिलके काम करते हैं, है ना। एक दूसरे की टेक्निक को अच्छा बनाते हैं, एक दूसरे की स्किल को अच्छा बनाते हैं, ठीक है। तो क्या नाम है, कौन क्या नाम है उस कंट्री का जिसके ऑडिटर जनरल के साथ में, है ना, इंडिया के कैग ने, है ना, हाल ही में समझौता किया है? तो ये है भाई नेपाल, ठीक है। नेपाल के ऑडिटर जनरल के साथ, है ना, नेपाल के ऑडिटर जनरल के साथ क्या किया है? समझौता किया है, किसने? है ना, आपके, है ना, कंप्यूटर जनरल, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने, है ना, कि भाई चलो स्किल और टेक्निक एक दूसरे की सुधारते हैं, ठीक है। चलिए, ग्रीन ऑस्कर, है ना, बहुत चर्चा में रहता है। ग्रीन ऑस्कर इसके लिए बोला जाता है क्योंकि इन्वायरमेंट के फील्ड में दिया जाने वाला लगभग सबसे बड़ा पुरस्कार है ये, ठीक है। इसका ओरिजिनल नाम क्या है? विटली गोल्ड अवार्ड, विटली गोल्ड अवार्ड, ठीक है, इसको ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। तो विटली गोल्ड अवार्ड हर साल दिया जाता है ना, दुनिया में किसी ऐसे एनवायरमेंटलिस्ट को जिसने बहुत अच्छा एग्जाम्पलरी काम किया होता है ना, किसके फील्ड में? है ना, एनवायरमेंट के फील्ड में, ठीक है। तो इस साल का जो गोल्ड विटली गोल्ड अवार्ड है ना, वो दिया गया है ना, एक इंडियन है उनको, है ना, इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट है, उनको दिया गया है। तो उनका नाम क्या है जिनको इस साल का ग्रीन ऑस्कर यानी कि विटली गोल्ड अवार्ड 2024 दिया गया है? इनका नाम है पूर्णिमा देवी बर्मन, पूर्णिमा देवी, पूर्णिमा देवी बर्मन, पूर्णिमा देवी बर्मन, है ना, इनको दिया गया है ग्रीन ऑस्कर, है ना, बिटले गोल्ड अवार्ड 2024। चलो नेक्स्ट, अभी हाल ही में हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, जगदीप धनखड़ साहब, है ना,
इन्होंने एक अवार्ड दिया, है ना। अ, ये अवार्ड दिया गया था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फील्ड में। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है ना। मान लो कोई कोई बड़ा घराना है, अंबानी या अडानी, है ना। तो अ, ये अपनी कमाई का कुछ हिस्सा, है ना, समाज कल्याण के कामों पे खर्च करते हैं। ठीक है, ऐसा सरकार ऐसे अनुग्रह करती है कि भाई थोड़ा खर्च किया करो, है ना। तो ऐसे पर्सन को जिसने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फील्ड में, है ना, बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग काम किया होता है, यानी कि बहुत ज्यादा पैसा समाज कल्याण में लगाया होता है, ऐसे पर्सन को दिया जाता है ये अवार्ड, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इस साल का जो है ना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन अवार्ड है ना, ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है डॉक्टर बीना मोदी को। ठीक है, और ये के मोदी ग्रुप की क्या है, चेयरपर्सन है, को ओनर है। ठीक है, तो इनको ये इस बार ये अवार्ड दिया गया है। किसने दिया? हमारे वाइस प्रेसिडेंट, जिनका नाम क्या है, जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़ साहब ने, इनको ये अवार्ड दिया गया है। चलो नेक्स्ट, यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है भाई? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी इमरजेंसी फंड। ठीक है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, है ना। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम करती है पूरी दुनिया भर में, है ना। जो बच्चे हैं, है ना, ऐसे बच्चे जिनको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है ना, अच्छा खाना पीना नहीं मिल पा रहा है, अच्छी स्कूलिंग नहीं मिल पा रही है ना, और बहुत ज़्यादा गरीबी में है, और है ना इधर उधर काम कर रहे हैं, चाय की टपरी पे काम कर रहे हैं, या कारखानों में काम कर रहे हैं, या फिर प्रोस्टिट्यूशन में काम कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे बच्चों की लाइफ को सुधारने का काम करता है यूनिसेफ, है ना। अब यूनिसेफ इस लाइफ स्टाइल को सुधारेगा कैसे, है ना। मुद्दे की बात यह है कि भाई इस लाइफ स्टाइल को सुधारा कैसे जाए, है ना। अब इस लाइफ स्टाइल को सुधारने के लिए चाहिए भाई पैसे, है ना। कि भाई कोई बच्चा अगर भूखा है तो उसको खाना खिलाना है, खाना कैसे आएगा? पैसे से आएगा। कोई बच्चा अगर पढ़ नहीं पा रहा है तो उसको पढ़ाने के लिए क्या चाहिए? स्कूल चाहिए। स्कूल से बनाने के लिए, है ना, पैसा चाहिए, है ना। पैसा कहाँ से आएगा? ठीक है, तो यूनिसेफ इस पैसे का इंतजाम करती है फंडिंग के थ्रू, है ना। फंडिंग रेज करती है, दुनिया के जो बड़े बड़े लोग हैं, दान पुण्य करने वाले लोग हैं, उनसे फंडिंग रेज करती है ना। अब आज आपको मैंने यूनिसेफ बताया तो आप जान रहे हो यूनिसेफ होती है और ये काम करती है। बट बहुत सारे लोग हैं यूनिसेफ के बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है, तो जब नहीं जानेंगे तो फंडिंग कैसे करेंगे, है ना। और फंडिंग नहीं होगी तो यूनिसेफ अपने जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है उनको कैसे पूरा करेगा, है ना। तो यूनिसेफ को लोग जाने, ठीक है, इसीलिए यूनिसेफ, है ना, कुछ सेलिब्रिटीज को बनाता है अपना ब्रांड एम्बेसडर, है ना, ताकि वो उसका प्रचार करें और लोग जाने यूनिसेफ क्या है, और ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन, ज्यादा से ज्यादा फंडिंग यूनिसेफ को दें। ठीक है, तो इसी के तहत, है ना, यूनिसेफ इंडिया ने, यानी कि यूनिसेफ के इंडिया विंग ने एक बॉलीवुड एक्ट्रेस को बनाया है अपना नेशनल एम्बेसडर। क्या नाम है इनका? ठीक है, तो इनका नाम क्या है? करीना कपूर, सैफ अली खान की, है ना, वाइफ है। ठीक है, करीना कपूर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, याद रखेंगे। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को, है ना, यूनिसेफ इंडिया ने अपना, है ना, नेशनल एम्बेसडर अपॉइंट किया है, तो आपका आंसर क्या होगा? करीना कपूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जीएसटी। सबने जीएसटी के बारे में सुना होगा, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, है ना। कब लागू हुआ था ये? 1 अप्रैल 2017 को लागू हुआ था। ठीक है, मोस्टली, है ना, 4 टैक्स स्लैब इसमें है ना। मोटा मोटी 5%, 12%, 18%, 18%, 28%। ठीक है, अब क्या होता है कि, है ना, इन्हीं टैक्स रेट को लगाया जाता है। अब ये जीएसटी तो बना दिया, टैक्स रेट तो बनाएगी, बट ये नहीं बताया गया कि भाई, है ना, किस सामान पे, पर्टिकुलर सामान पे कितना टैक्स लगेगा। ठीक है, बस दायरा बता दिया गया है कि भाई ये चीज, है ना, इस
ऐसी चीजें 5% वाले में आएंगी, ऐसी चीजें 12% वाले में आएंगी। तो डिस्प्यूट यहीं पे अराइज होता है। क्या डिस्प्यूट यहाँ पे अराइज होता है? डिस्प्यूट यहाँ पे अराइज होता है कि भाई साहब किसी कोई दुकानदार कह रहा है कि नहीं इस पे 5% टैक्स लगना चाहिए, बट जीएसटी है ना इंस्पेक्टर क्या कह रहा है, नहीं इस पे 12% लगेगा। डिस्प्यूट हो गया। अब इस डिस्प्यूट को सॉल्व कौन करेगा? ठीक है, तो जीएसटी एक्ट में इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए प्रोविजन किया गया है गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, जीएसटी एक्ट है ना, या जीएसटी एक्ट। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज अपीलेट टैक्स, इसको हेड करता है, इसको चेयर करता है एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, सॉरी जस्टिस है ना, चीफ जस्टिस होना जरूरी नहीं है। तो अभी हाल ही में है ना सरकार ने अपॉइंट किया है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के है ना अपीलेट ट्रिब्यूनल में एक रिटायर्ड जज को एज ए चेयरमैन, है ना, एज ए प्रेसिडेंट। क्या नाम है इनका? ठीक है, इनका नाम है संजय कुमार मिश्रा। का नाम है संजय कुमार मिश्रा। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखेंगे, पूछ सकता है ना, कि अभी हाल ही में है ना किस रिटायर्ड न्यायाधीश को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का नया प्रेसिडेंट बनाया गया? तो आपका आंसर क्या होगा? संजीव कुमार मिश्रा होगा। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। चलिए नेक्स्ट, नेशनल जूट बोर्ड। नेशनल जूट बोर्ड क्या होता है ना, जूट के बारे में आप सारे लोग जानते होंगे क्या होता है जूट। जूट क्या होता है ना, आपने देखा होगा अब जैसे कूलर में जो लगे रहते हैं, है ना, घास की तरह जो लगा रहता है, उसको जूट कहते हैं। है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने में यूज होता है इसको ना, आ, गद्दे बनाने में, है ना, आपके कुशन्स बनाने में ये इस्तेमाल होता है ना। तो बहुत सारे बाई बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है जूट के, है ना। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? गोल्डन फाइबर बोला जाता है। गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर बोला जाता है। ठीक है, तो जूट का प्रोडक्शन कैसे हो, है ना, जूट को कैसे एक्सपोर्ट किया जाए, जूट को है ना किस रेट पे बेचा जाए, ये सब डिसाइड करता है नेशनल जूट बोर्ड। और इस नेशनल जूट बोर्ड को हेड करता है एक सेक्रेटरी लेवल का इंसान, तो जो कि एक सिविल सर्वेंट होता है मोस्टली, है ना। तो अभी हाल ही में एक 2010 बैच के आईआरटीएस ऑफिसर है, इनको अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी ऑफ नेशनल जूट बोर्ड। ठीक है, क्या नाम है इनका? ठीक है, तो इनका नाम है शशि भूषण सिंह। शशि भूषण सिंह, शशि भूषण सिंह। ठीक है, याद रखेंगे इसको। नेशनल जूट बोर्ड का सेक्रेटरी कौन बना है? शशि भूषण सिंह, 2010 के बैच के आईआरटीएस ऑफिसर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, है ना, कि सिक्योरिटीज होती हैं, है ना, सिक्योरिटीज मतलब क्या होता है, जो बॉन्ड वगैरह होते हैं। ठीक है, इनमें अगर धांधली होती है, कोई कंडीशन फुलफिल नहीं की जाती है, तो सिक्योरिटी अपीलेट बोर्ड है ना इसकी सुनवाई करता है। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज को है ना प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया गया, पीओ बनाया गया ऑफ सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। क्या नाम है इनका? इनका नाम है दिनेश कुमार जस्टिस, रिटायर्ड दिनेश कुमार जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस दिनेश कुमार। इनको बनाया गया है सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल का नया है ना प्रिजाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलो, ला लीगा टाइटल, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ला लीगा टाइटल आप कह सकते हो स्पेन की फुटबॉल का आईपीएल है, जैसे हमारे इंडिया में आईपीएल होता है ना। आईपीएल में क्या होता है कि जो खिलाड़ी इंडिया के लिए खेल रहे होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टीमों के लिए खेल रहे होते हैं, है ना। ऐसे ही है ना ला लीगा टाइटल में होता है ना, स्पेन के डिफरेंट खिलाड़ी जो है डिफरेंट डिफरेंट है ना टीमों के लिए खेल रहे होते हैं, है ना, क्लबों के लिए खेल रहे होते हैं, है ना। तो अभी हाल ही में ये ला लीगा जो है चैंपियनशिप हुई, और 36वां एडिशन था। किसने जीता है ना, ये जीता है रियल मैड्रिड ने, रियल मैड्रिड ने, रियल मैड्रिड ने, और इसका नाम है वार्सिलोना, बार्सिलोना। ठीक है, बार्सिलोना है ना, हाँ,
एक फुटबॉल क्लब है ना, इसको हराया है किसने, रियल मैड्रिड ने। ठीक है, चलिए मैड्रिड ओपन है ना, 24 मैड्रिड ओपन। मैड्रिड ओपन कब हुई है ये, है ना। मैड्रिड ओपन किससे रिलेटेड है ना, सबसे पहली बात तो ये रिलेटेड है टेनिस से। ठीक है, हर साल होती है। ठीक है, और इस बार हुई है ये 22 अप्रैल से 5 मई के बीच में, 5 मई को कंक्लूड हुआ। ठीक है, तो किसने जीता है इसको, जो है मैड्रिड को, है ना, मैड्रिड ओपन को। ठीक है, तो ये जीता है ना, ईगा स्वाइटेक, है ना। कहाँ से बिलोंग करती हैं ये, है ना, पोलैंड से। तो ईगा स्वाइटेक है, इन्होंने जीता है मैड्रिड ओपन, और पहली बार ये इन्होंने, है ना, टाइटल जीता है। ठीक है, चलिए मियामी ग्रैंड प्रिक्स, मियामी ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, मियामी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, मियामी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है ना, लैंडो नॉरिस स्टॉर्म, है ना, लैंडो नॉरिस। ठीक है, इन्होंने जीता है मियामी ग्रैंड प्रिक्स, पहला ग्रैंड इनका, पहला है ना, पहला F1 विक्ट्री है, फॉर्मूला नंबर विक्ट्री है, तो लैंडो नॉरिस इनका नाम है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए थॉमस एंड यूबर कप, है ना, किससे रिलेटेड है ये, थॉमस एंड यूबर कप बैडमिंटन से रिलेटेड है, बैडमिंटन से रिलेटेड। किसने जीता है ये, ठीक है, तो ये चाइना ने जीता है ना। वो जो मेंस और वुमेन्स क्राउन है ना, ये चाइना ने जीता है ना। थॉमस कप किसके लिए होता है, मेंस के लिए होता है, वुमेन्स किसके लिए होता है ना? यूबर कप किसके लिए होता है, वुमेन्स के लिए होता है। तो दोनों ही चाइना ने जीते हैं, मेंस और वुमेन्स दोनों। ठीक है, चलिए चलो, वेस्ट इंडीज के एक क्रिकेटर हैं, है ना, इन पर अभी आईसीसी ने लगा दिया है 5 साल का बैन। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या करा है कि भाई जो अपनी आय है उसको छुपाने की कोशिश की है, और आय को छुपाना क्या है, एक तरह का करप्शन है ना। तो इन पे एंटी करप्शन के आरोप लगाते हुए आईसीसी ने इनको 5 साल के लिए बैन कर दिया। इनका नाम क्या है, इनका नाम है डेवॉन थॉमस, डेवॉन थॉमस। ठीक है, आईसीसी इम्पोज 5 ईयर बैन ऑन इंडीज क्रिकेटर, वेस्ट इंडीज क्रिकेटर, है ना, डेवॉन थॉमस फॉर एंटी एंटी करप्शन ब्रीचेस। ठीक है, चलिए हमारी डेयरी कंपनियां, है ना, डेयरी कंपनियां बहुत मतलब इस समय प्रोएक्टिव हो रही है, क्योंकि रीजन इसलिए है कि अब एक तो इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है ना। इसके अलावा दूसरा रीजन ये है कि हम जितना मिल्क प्रोड्यूस करते हैं उसका बहुत सारा हिस्सा क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। अब इस वेस्टेज को कम करने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने जो मिल्क प्रोडक्ट है ना, पूरी दुनिया में सेल ऑफ करें। दुनिया में सेल ऑफ कब होंगे, जब हम उनका एडवर्टाइजमेंट करेंगे, लोग जानेंगे कि भाई अमूल क्या होता है ना, मदर डेयरी क्या होता है। तो इसी क्रम में, है ना, तो जो हमारी डेयरी कंपनी वो क्रिकेट का सहारा ले रही हैं, यानी कि क्रिकेट टीमों को स्पॉन्सर कर रही हैं, है ना, ताकि जो हमारा ब्रांड्स हैं, इंडियन ब्रांड्स हैं, डेयरी ब्रांड्स हैं, ये दूर दूर तक पहुंचे, और हम उनके मार्केट में क्या कर पाए, एक्सपेंड कर पाए। इसी क्रम में अभी अभी हाल ही में अमूल ने, है ना, 2 क्रिकेट टीमों को स्पॉन्सर किया है ना, एज ए लीड स्पॉन्सर, है ना। और T20 वर्ल्ड कप में, है ना, अमूल इनको, है ना, क्या करेगा, स्पॉन्सर करेगा। तो क्या नाम है इन दोनों, है ना, टीमों का, इन टीमों का नाम है यूएसए एंड साउथ अफ्रीका। यूएसए को स्पॉन्सर कर रहे हैं हम, और साउथ अफ्रीका को स्पॉन्सर कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका स्पॉन्सर कर रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक और कंट्री को बाद में किया है ना, इसका नाम क्या है, श्रीलंका है। ठीक है, चलो, है ना। चाइल्ड मैरिज, है ना, चाइल्ड मैरिज बहुत तेजी से, है ना, बढ़ रही है कुछ इलाकों में, राजस्थान बिहार वगैरह में, है ना। तो अभी हाल ही में, है ना, एक प्रदेश के हाई कोर्ट ने, है ना, स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि भाई चाइल्ड मैरिज को देखो कैसे रोकना है, रोको बस, हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन सा स्टेट है जहाँ के हाई कोर्ट ने सरकार को ये आदेश दिया, तो ये हमारा राजस्थान। और राजस्थान के हाई कोर्ट ने सरकार को, है ना, डायरेक्ट किया कि भाई, है ना, सरपंच वगैरह इन सबको, पंचायत वगैरह को, कि भाई रोको, अदरवाइज तुम जाओगे जेल सीधे के सीधे। ठीक है, चलिए बोइंग, बोइंग आप सब जानते होंगे, बोइंग दुनिया की विमान बनाने वाली शीर्ष कंपनी है। ठीक है, तो अभी हाल ही में इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ना, जो 1986 से 1996 तक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे, ठीक है, उनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई। क्या नाम है इनका, फ्रैंक स्वॉन, फ्रैंक स्वॉन। ठीक है, कौन थे, है ना,
है ना, बोइंग कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पूछ सकता है एग्जाम में। फ्रैंक स्वाइट जिनका जिनका हाल ही में निधन हो गया, है ना, कौन थे, तो आपका आंसर होगा बोइंग कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फ्रॉम 1986 टू 1996, है ना। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, अभी हाल ही में एक बहुत लेजेंडरी एक्टर की डेथ हो गई, है ना, जो जिन्होंने टाइटैनिक, लॉर्ड ऑफ द रिंग जैसी पिक्चरों में काम किया था। ठीक है, क्या नाम है इनका? बर्नार्ड हिल। बर्नार्ड हिल कितनी साल में? 79 ईयर्स की एज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अमेरिका के एक नोबलिस्ट, फेमस नोबलिस्ट और जो फिल्म मेकर हैं, उनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई। इनका नाम क्या है? पॉल ऑस्टर। कितने साल के थे ये? 77 साल के थे। ठीक है, चलो। साउथ की एक बहुत प्रोमिनेंट प्लेबैक सिंगर, ठीक है, अभी इनका हाल ही में निधन हो गया चेन्नई में, है ना। इनका नाम है उमा रमनन। उमा रमनन। ठीक है, एट द एज ऑफ 72 इन चेन्नई। एट द एज ऑफ 72 इन चेन्नई। ठीक है, चलिए। एक फेमस जर्नलिस्ट, है ना, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, है ना, इनका नाम है विनय बीर। 72 ईयर्स की एज थी और इनकी डेथ हो गई। ठीक है, चलो। है ना, इंडिया की टॉय इंडस्ट्री, है ना, बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, बट इस साल, है ना, थोड़ा सा डिप आया है, थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि, है ना, रिसेशन आया है सेक्टर में, है ना। तो कितना हो गया है ना, इसका इस साल का जो 23-24 में, है ना, इंडिया का जो टॉय एक्सपोर्ट था वो 152.34 मिलियन डॉलर था। ठीक है, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है ये। ठीक है, चलिए। FWD-200B इंडिया का पहला बॉम्बर, और वो भी अनमेन्ड। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो बॉम्बर ड्रोन, या बॉम्ब गिराता है ना बॉम्बर। ठीक है, अभी हाल ही में इसको क्या किया गया? अनवेल किया गया है। ठीक है, और अब इसको डेवलप किया जाएगा, और इसको बनाया एक प्राइवेट कंपनी ने, जिसका नाम है फ्लाइंग बैज डिफेंस। इसी के नाम पे इसका नाम क्या रखा गया है? FWD-200B। ठीक है, याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वर्ल्ड फ्रेश फ्रीडम इंडेक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये बताता है कि कहाँ की प्रेस कितनी, ना, कितनी फेमस है, और इसको पब्लिश किया जाता है हर साल, रिपोर्टेड विदाउट बॉर्डर्स, एक एनजीओ है इसके द्वारा। ठीक है, तो इंडिया की रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं आई। कितनी रही इंडिया की रैंक? इंडिया की रैंक रही 150 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। ठीक है, तो वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की जो रिपोर्ट है 159, है ना, आउट ऑफ 180 कंट्री। ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये पब्लिश करते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट। वर्ल्ड अस्थमा डे, है ना, अस्थमा के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, है ना, अस्थमा के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल 7 मई को, 7 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड अस्थमा डे। याद रखेंगे, वर्ल्ड अस्थमा डे कब मनाया जाता है? 7 मई को। वर्ल्ड अस्थमा डे 7 मई को। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, है ना, प्रेस की फ्रीडम को, है ना, सेलिब्रेट करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए, ठीक है, कब मनाया जाता है इसको? 3 मई को। हर साल 3 मई को ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वर्ल्ड ट्यूना डे, यानी कि वर्ल्ड फिश फिश डे भी इसको कहा जाता है ना, वर्ल्ड फिश डे, है ना। तो वर्ल्ड फिश डे कब मनाया जाता है? 2 मई को मनाया जाता है। 2 मई को मनाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर डे, है ना, लेबर लॉज को डिफाइन करने के लिए, लेबर्स की चिंताओं को व्यक्त करने के लिए हर साल 1 मई को, है ना, 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। तो याद रखेंगे, वर्ल्ड अस्थमा डे, वर्ल्ड अस्थमा डे 7 मई, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई, वर्ल्ड ट्यूना डे 2 मई, इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को। ठीक है, इसके अलावा महाराष्ट्र डे, महाराष्ट्र डे कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है, क्योंकि 1 मई 1960 को ही, है ना, जो आपका पूरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, उसको तोड़कर 2 नए स्टेट बनाए गए, जिसका नाम, एक का नाम महाराष्ट्र रखा गया और एक का नाम क्या रखा गया, है ना, एक का नाम रखा गया गुजरात। ठीक है, तो ये 2 स्टेट बन के आए, तो इसीलिए 1 मई को क्या बनाया जाता है? महाराष्ट्र डे बनाया जाता है। ठीक है, चलिए। तो ये रहा आपका करंट अफेयर्स, है ना, फ्रॉम 1 मई टू 7 मई। ठीक है, तो आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करेंगे 8 to 15 मई का करंट अफेयर। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।